औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बायोलॉजी ब्रेकडाउन। आज हम क्लास 10 के फेडरल बोर्ड का मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे, जिसमें हमने सेक्शन बी को सॉल्व करना है। सेक्शन ए सॉल्व करके अपलोड कर दिया गया है आप लोगों के लिए। सेक्शन बी में हम देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं, क्वेश्चंस दिए गए हैं। यहाँ पर आपको सेक्शन बी में जो है वो पहला क्वेश्चन जो दिया गया है वो है नरेट द सीरीज ऑफ इवेंट दैट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग स्वेलिंग ऑफ फूड. How myocardial infarction is life-threatening. Compare the composition of inspired air and expired air in the tubular manners and list the components of reflex arc. फिर इसके बाद हार्ट की डायग्राम दी गई है और उसमें कुछ लेबलिंग बताई गई है और से कुछ क्वेश्चन आंसर्स पूछे गए हैं उस लेबलिंग से रिलेटेड। उसके बाद आपसे इंटरनल फर्टिलाइजेशन के बेनिफिट्स पूछे गए हैं और इसके अलावा आपसे जो पी प्लांट है उसके कंट्रास्टिंग फिनोटाइप्स पूछे गए हैं और साथ साथ आपसे जो है वो एक क्वेश्चन वैक्सीन से रिलेटेड पूछा गया है और 11 क्वेश्चन जो है वो बायोस्टैटिस्टिक्स वाले यूनिट में से है और उसके बाद 10 क्वेश्चन जो है वो एडेप्टिव इम्यूनिटी वाले यूनिट में से आया हुआ है और 11 क्वेश्चन जो है वो आपका हार्ट का जो यूनिट है जिसमें वेन्स के बारे में और वॉल्व्स के बारे में पूछा गया है। क्वेश्चंस पे आप लोगों से जो है वो यूरिनरी सिस्टम वाले यूनिट में से एक क्वेश्चन पूछा गया है। फिर जो क्रोमोसोम है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। डिजीज़ में से डायबिटीज़ के बारे में पूछा गया है, टाइप ऑफ डायबिटीज़, और जो आपका हार्मोन्स वगैरह के बारे में आपका यूनिट है। नर्वस सिस्टम उसमें से जो है वो एक क्वेश्चन आया हुआ है, ये भी नर्वस सिस्टम में से आया हुआ है क्वेश्चन, और डाइजेस्टिव सिस्टम में से क्वेश्चन आया हुआ है। और इसके साथ साथ आपको डिजीज़ के बारे में उसके एग्जांपल्स और पैथोजेंस के नेम्स पूछे गए हैं। जो है वो आपसे फ्लो शीट डायग्राम पूछी गई है। स्पर्म यानी कि जो फर्टिलाइजेशन वाला यूनिट है उसमें से भी जो है वो क्वेश्चन आया हुआ है। तो सबसे पहले हम फेडरल बोर्ड SSC 2 एग्जामिनेशन का जो मॉडल पेपर है उसका पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है कि नरेट द सीरीज ऑफ इवेंट्स दैट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग स्वेलिंग ऑफ फूड। अगर फूड को स्वेलो करना होता है, निगलना होता है, तो उसके लिए कौन से इवेंट्स, कौन सी सीरीज होती है, यानी कौन से फेजेस होते हैं। तो सबसे पहला फेज जो होता है उसका बक्कल फेज होता है, सेकंड फेज फेरेंजियल फेज होता है और थर्ड फेज जो है वो एसोफिजियल फेज होता है। बक्कल फेज में जो है वो टंग पुश करती है बॉलस को, जो कि फूड जो है वो एक राउंड शेप में आ जाता है, उसको टंग पुश करके बैक करती है, फेरेंक्स में जो है वो चला जाता है वो। और ये फेज जो है वो वॉलंटरी फेज होता है, यानी कि खुद अपने इख्तियार में होता है। उसके बाद जो सेकंड फेज है वो फेरेंजियल फेज है। इसमें सॉफ्ट पैलेट क्लोज हो जाता है, नेसोफेरिंग्स और एपिग्लॉटिस जो है वो कवर करते हैं ट्रैकिया को और चोकिंग से जो है वो बच जाते हैं। ये इनवॉलेंट्री रिफ्लेक्स एक्शन होता है, यानी ये ऑटोमेटिकली हो रहा होता है। एसोफिजियल फेज थर्ड फेज होता है जिसमें पेरिस्टालसिस मूवमेंट होती है। बॉल्स जो है वो उसमें मसल्स जो है वो मूव करते हैं और मसल्स की मूवमेंट की वजह से जो बॉलस होता है वो उसमें एसोफिगस से स्टमक की तरफ चला जाता है और जो लोअर एसोफिजियल स्पिंक्टर होते हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं। तो ये 3 फेजेस थे जिसके बारे में हमसे पूछा गया था। आप लोगों से चूंकि शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे गए हैं, क्वेश्चंस के आंसर्स बताए गए हैं आपको कि हर क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क्स का है, तो आप लोग कोशिश कीजिए कि उसको शॉर्ट ही आंसर जो है वो दें। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है कि हाउ मायोकार्डियल इन्फेक्शन इज लाइफ थ्रेटनिंग। मायोकार्डियल इन्फेक्शन एक हार्ट की डिसीज़ होती है और वो क्यों ज़िंदगी के लिए ख़तरनाक हो सकती है। तो सबसे पहले हम मायोकार्डियल इन्फेक्शन के बारे में बताएंगे कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन जो है वो कब होता है, जब ब्लड की वेसल्स जो होती हैं हार्ट की गेट्स ब्लॉक, वो ब्लॉक होना शुरू हो जाती हैं और उनकी ब्लॉकेज की वजह से ऑक्सीजन जो है वो हार्ट के मसल्स तक प्रॉपर नहीं पहुंच सकती है और हार्ट के मसल्स आहिस्ता आहिस्ता डाई होना शुरू हो जाते हैं या वीक होना शुरू हो जाते हैं। और ये थ्रेटनिंग क्यों है, लाइफ थ्रेटनिंग क्यों है? क्योंकि हार्ट स्टॉप वर्किंग प्रॉपरली, हार्ट प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा होता है, ब्लड को पंप नहीं कर रहा होता है इफेक्टिवली, लैक ऑफ ऑक्सीजन टू बॉडी के लिए ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स लाइक ब्रेन डू नॉट गेट इनफ ऑक्सीजन। बहुत सारे बॉडी के इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं जहाँ पर ऑक्सीजन की सप्लाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, वहाँ तक ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाती है। इरेगुलर हार्ट बीट, जिसे एरिथेमिया भी कहा जाता है, हार्ट बीट जो है वो इरेगुलर हो जाती है, इसकी वजह से सडन डेथ भी हो सकती है। सिवियर डैमेज, इफ अ लार्ज पार्ट ऑफ हार्ट मसल्स डाई द हार्ट में फेल कम्प्लीटली। और अगर हार्ट के मसल्स बहुत ज़्यादा डाई हो जाते हैं तो हार्ट फेल हो जाता है या हार्ट जो है वो मुकम्मल तौर पर अपना फंक्शन करना छोड़ देता है।
क्वेश्चन नंबर 3 जो पूछा गया है वो है कंपेयर द कॉम्पोजिशन ऑफ इंस्पायर्ड एयर एंड एक्सपायर्ड एयर इन टेबुलर मैनर। आपको टेबल की फॉर्म में आपको बताना है कि इंस्पायर्ड एयर और एक्सपायर्ड एयर की कॉम्पोजिशन क्या है। जब एयर इन होती है या जब एयर आउट होती है तो उस वक्त ऑक्सीजन की क्या क्वांटिटी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की क्या होती है, वाटर वेपर की क्या क्वांटिटी होती है और टेम्परेचर की क्या क्वांटिटी होती है, ये आपको बताना है। एयर इन होती है तो जो बॉडी के अंदर एयर इन होती है तो 21% ऑक्सीजन बॉडी में दाखिल होती है और 16% रिलीज होती है। 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड इन होती है और 4% रिलीज होती है। वाटर वेपर्स लो होते हैं इंस्पायर्ड एयर में और एक्सपायर्ड एयर में वेरिएबल्स होते हैं। टेम्परेचर जो है वो इंस्पायर्ड एयर का एम्बिएंट होता है, यानी कि वो सराउंडिंग से रिलेटेड होता है, और एक्सपायर्ड एयर का जो टेम्परेचर है वो बॉडी टेम्परेचर होता है, 37 डिग्री होता है। क्वेश्चन नंबर 4 जो पूछा गया है वो लिस्ट द कंपोनेंट ऑफ रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क के कंपोनेंट्स पूछे गए हैं। रिफ्लेक्स आर्क 5 कंपोनेंट्स पर मुश्तमिल होता है: रिसेप्टर, सेंसरी न्यूरॉन्स, इंटीग्रेशन सेंटर और मोटर न्यूरॉन्स। और रिसेप्टर जो है उसमें स्टिमुलस डिटेक्ट किया जाता है, सेंसरी न्यूरॉन्स जो है उसमें CNS इम्पल्सेस आते हैं, और इंटीग्रेशन सेंटर जो है वो उसमें साइनेप्स इन स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन तक जो है वो मैसेज पहुंचता है। मोटर न्यूरॉन्स कैरीज इम्पल्स फ्रॉम CNS टू अफेक्टर्स। मोटर न्यूरॉन जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से अफेक्टर्स तक जो है वो मैसेज को लेकर आते हैं, और अफेक्टर्स जो होते हैं वो मसल्स और ग्लैंड्स दैट रिस्पॉन्ड, जो ग्लैंड्स और मसल्स रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं उसे अफेक्टर्स कहते हैं। इसको बहुत डिटेल में मैंने अपने लेक्चर में जो है वो एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर किसी का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है इस टॉपिक से रिलेटेड तो वो लेक्चर में जाके ज़रूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा गया है कि while focusing on the labeled part of the following diagram of heart, answer the questions relevant to it। आप इस लेबल पार्ट को देखें जिसमें आपको Z, X और Y जो है वो बताया गया है और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर दें। तो what is the physiological significance of the fact that Y is thicker than X? इस सवाल में आपसे ये पूछा गया है कि ये बताइए कि जो फैक्ट है कि Y जो है वो थिकर होता है X की बनिस्बत। ये जो Y है, आपको ये वाला जो पार्ट है ये X से क्यों थिकर होता है। और उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट वुड यू एक्सपेक्ट टू हैपन इफ देयर वाज अ पोर लेफ्ट इन द Z। अगर ये Z वाला जो पोर्शन है इसमें कोई पोर हो जाता है, कोई सुराख हो जाता है तो क्या होगा। तो 1 बाय 1 इनके आंसर्स देखते हैं कि Y रिप्रेजेंट द लेफ्ट वेंट्रिकल। सबसे पहले आपने ये बताना है कि Y किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल को, और X जो है वो राइट वेंट्रिकल को रिप्रेजेंट कर रहा है। Y लेफ्ट वेंट्रिकल इज थिकर बिकॉज इट हैज़ टू पंप ब्लड टू द इंटायर बॉडी। ये थिकर इसलिए होता है क्योंकि इसने पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करना होता है, विच रिक्वायर्स मोर फोर्स, जिसकी वजह से ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत होती है। और राइट वेंट्रिकल जो होता है वो सिर्फ ब्लड को, लंग्स को पंप करता है और उसके लिए उसे लेस फोर्स की ज़रूरत होती है। तो ये इसका सिंपल सा रीज़न था, लेकिन रीजनिंग क्वेश्चन जो है वो पेपर में ज़्यादातर आते हैं, तो इन मॉडल पेपर्स को देखकर आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए ताकि आप रीजनिंग क्वेश्चंस के आंसर दे सकें। Z के बारे में पूछा हुआ है कि Z रिप्रेजेंट द सेप्टम। Z जो है वो एक सेप्टम को, एक पर्दे को जाहिर कर रहा है जो कि लेफ्ट और राइट साइड के दरमियान में मौजूद होता है, और अगर उसके दरमियान में कोई होल हो जाता है या कोई डिफेक्ट आ जाता है तो ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स हो जाएगा और एफिशिएंसी ऑक्सीजन सप्लाई की बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, और इसके साथ साथ ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो जाएगा, फटीग, थकावट महसूस होगी और हार्ट के इश्यूज हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है वाई आर बेनिफिट्स ऑफ इंटरनल फर्टिलाइजेशन इन लैंड एनिमल। इंटरनल फर्टिलाइजेशन की लैंड एनिमल पर क्या फ़ायदे हैं। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो है वो प्रोटेक्ट करती है गैमेट को डाई होने से, उसके साथ साथ इन फर्टिलाइजेशन के चांसेस जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं, एम्ब्रियो सेफ रहता है, इम्प्रूव सर्वाइवल ऑफ ऑफस्प्रिंग्स इन लैंड एनिमल्स, और जो लैंड एनिमल की सर्वाइवल है, ऑफस्प्रिंग की जो सर्वाइवल है वो इम्प्रूव हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है कि 3 ट्रेड्स बताएं पी प्लांट्स के जो कि फिनोटाइप्स कंट्रास्टिंग हैं, यानी आपको देखने में जो है वो ट्रेड्स आपस में एक दूसरे से मुख्तलिफ नज़र आ रहे हैं। एक तो सीड शेप होता है जो कि राउंड रिंकल 2 शेप्स में हो सकते हैं। सीड कलर आपको देखने में, फिनोटिपिकली का मतलब ये है कि आपको अपीयरेंटली जो करेक्टरिस्टिक्स मुख्तलिफ नज़र आ रहे हैं, तो उसमें आपको कलर्स का डिफरेंस मालूम हो जाता है कि एक येलो कलर के पी प्लांट होते हैं और पीज होते हैं, और ग्रीन कलर के भी होते हैं, और फ्लावर कलर्स, पर्पल कलर का पी प्लांट में भी फ्लावर्स ग्रो होते हैं और वाइट कलर में भी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि वाई डू सम वैक्सीन्स रिक्वायर्ड बूस्टर शॉट्स आफ्टर सम टाइम्स। वैक्सीन को बूस्टर शॉट की ज़रूरत क्यों होती है, यानी अगर आप वैक्सीनेशन करवाते हैं तो उसके बाद
कुछ अरसे के बाद आपको बूस्टर वैक्सीनेशन की ज़रूरत क्यों होती है? तो इसका आंसर ये है कि इम्यूनिटी जो है वो वक्त गुजरने के साथ साथ इम्यूनिटी कम होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से उस इम्यून सिस्टम को रिमाइंड करवाना पड़ता है बूस्टर डोज देकर, ताकि एंटीबॉडीज़ का लेवल इंक्रीज हो सके और वो लॉन्ग लास्टिंग प्रोटेक्शन आपको दे सके। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाउ डज बायोस्टैटिस्टिक्स हेल्प इन मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ? बायोस्टैटिस्टिक्स पब्लिक हेल्थ में कैसे मैनेज करती है? बायोस्टैटिस्टिक्स हेल्प इन पब्लिक हेल्थ बाय कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग हेल्थ डाटा। अगर आप हेल्थ डाटा को कलेक्ट करते हैं, एनालाइज करते हैं पब्लिकली, तो वो मुख्तलिफ़ किस्म की डिजीज़ के बारे में आपको बताते हैं, रिस्क फैक्टर के बारे में आइडेंटिफाई करता है ये बायोस्टैटिस्टिक्स, और प्लान एंड इवैल्यूएट हेल्थ प्रॉब्लम। और उसके बाद जब ये सारी चीज़ें पता चल जाती हैं कि क्या रिस्क फैक्टर है, कौन कौन सी डिजीज़ जो हैं वो पब्लिकली बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो रही हैं, तो फिर उसके लिए प्लान बनाया जाता है और हेल्थ के प्रोग्राम्स जो है वो इवैल्यूएट किए जाते हैं या ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। अच्छा डिसीजन लिया जा सकता है डिजीज को कंट्रोल करने के लिए और कम्युनिटी की हेल्थ को बेहतर करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाउ व्हाट इज एडेप्टिव इम्यूनिटी, हाउ इट हेल्प्स टू डिफेक्ट बॉडी अगेंस्ट इन्फेक्शन, डिफेंड बॉडी अगेंस्ट इन्फेक्शन। एडेप्टिव इम्यूनिटी क्या है? सबसे पहले हमने उसकी डेफिनेशन बतानी है कि ये एक स्पेसिफिक डिफेंस सिस्टम है जिसमें पर्टिकुलर पैथोजन का एक्सपोजर हो जाता है। आफ्टर एक्सपोजर्स टू पर्टिकुलर पैथोजन, ये डिफेंस सिस्टम उस वक्त जो है वो एक्टिवेट होता है जब एक्सपोजर हो चुका होता है किसी खास किस्म के पैथोजन का। उसके बाद जो है वो ये इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। हाउ इट हेल्प, ये हेल्प कैसे करता है? प्रोड्यूस एंटीबॉडीज एंड एक्टिवेट स्पेशलाइज्ड सेल। जब कोई पैथोजन हमला करता है किसी बॉडी के ऊपर, तो उसके बाद उस बॉडी के अंदर उससे रिलेटेड एंटीबॉडीज पैदा हो जाते हैं, स्पेशलाइज्ड सेल्स पैदा हो जाते हैं, ये एक्टिवेट हो जाते हैं। जो पी और टी सेल्स होते हैं बॉडी के अंदर, ये टारगेट्स सेल्स होते हैं उस पैथोजन के खिलाफ। हैज़ मेमोरी, बॉडी के अंदर मेमोरी डेवलप हो जाती है उसको फास्टर रिस्पॉन्स करने के लिए, और अगर री इन्फेक्शन होता है तो उसके लिए। प्रोवाइड लॉन्ग लास्टिंग प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिजीज, और उसके बाद दोबारा अगर उसका जो है वो कोई हमला होता है या दोबारा अगर उसके ऊपर अटैक होता है तो वो एक लॉन्ग लास्टिंग प्रोटेक्शन जो है वो उस बॉडी में बन जाती है। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाई डू वेन्स हैव वॉल्व्स बट आर्टरीज डू नॉट? वेन्स में वॉल्व्स क्यों होते हैं और जबकि आर्टरीज में नहीं होते हैं? एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजनिंग क्वेश्चन है और बहुत कॉमन सा है कि वेन्स की वॉल्व्स इस वजह से होती हैं क्योंकि वेन्स में वॉल्व्स इस वजह से होते हैं क्योंकि ब्लड्स जो है वो फ्लो कर रहा होता है लोअर प्रेशर से एंड ऑफन हैज़ टू मूव अगेंस्ट ग्रेविटी। चूँकि बॉटम से यानी आपकी लेग से और आपके जितने भी पार्ट्स हैं वहाँ से ब्लड वापस आ रहा होता है हार्ट की तरफ, तो ये चांस होता है कि ब्लड वापस दोबारा से जो है वो ग्रेविटी की तरफ मूव करे और रिटर्न हो जाए। तो इसकी वजह से वॉल्व्स मौजूद होते हैं और ये वॉल्व्स जो है वो ब्लड को बैक फ्लो होने से बचाते हैं एंड कीप ब्लड मूविंग टूवर्ड्स द हार्ट, और ब्लड को हार्ट की तरफ मूव करवाते रहते हैं। Arteries do not have valves because blood flow in them at high pressure from the heart, so it moves forward strongly without flowing backward. Arteries में valves नहीं होते हैं क्योंकि ब्लड को बहुत प्रेशर के साथ हार्ट से तमाम बॉडी के पार्ट्स तक जाना होता है और उसको बैक फ्लो की ज़रूरत या बैकवर्ड वापस जाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये हमारे क्वेश्चंस थे जो मॉडल पेपर में आए थे और एक पार्ट के क्वेश्चंस थे, यानी आपको चॉइस में सेकंड टाइप के दूसरे क्वेश्चंस भी दिए गए हैं, उनको भी हम सॉल्व करेंगे वन बाय वन करके। ये मॉडल पेपर के क्वेश्चंस हैं जो कि आपको जस्ट फॉर आइडिया दिए गए हैं कि इस तरह के क्वेश्चन जो है वो पेपर में आ सकते हैं। तो दूसरे पार्ट के लिए भी साथ रहिएगा इस यूट्यूब चैनल बायोलॉजी ब्रेकडाउन पर। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।